नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीवाईटी क्लासेस में। आइए मित्रों, हम अपने एलपी टेक्नीशियन के बैच में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस श्रृंखला में अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रकार समझते हैं इस क्लास में कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, यानी करंट कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की होती है। विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, एसी और डीसी। एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, डीसी दैट मीन्स डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी विद्युत धारा के प्रकार, यानी विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। ठीक, पहली करंट को देखते हैं, डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट, हिंदी में बोलते हैं उसको दृष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा तथा दिशा, धारा यानी करंट, दिशा अर्थात डायरेक्शन, धारा तथा दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा अर्थात डीसी कहलाती है। तो एक ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहता है, वो बदलता नहीं है, उस करंट को क्या बोलेंगे, डीसी अर्थात दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। जैसे हमने एसी और डीसी दोनों का एक एक फेयर लिया आपको समझाने के लिए। तो एसी करंट का ये प्रतीक है, डीसी करंट का हमने ये सिंबल लिया। ठीक है, तो एसी इस टाइप से चलती है, ऊपर नीचे अप डाउन, जबकि डीसी करंट जो है ये है हमारी डीसी और ये है एसी। तो एसी करंट हमेशा ऊपर नीचे अप डाउन चलती है, जबकि डायरेक्ट करंट यानी डीसी होती है वो सीधी लाइन में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा तथा दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाती है अर्थात डीसी कहलाती है। धारा और दिशा का मान, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई, उसका मान, और जो इसकी दिशा है वो नियत रहती है अर्थात धारा और दिशा का मान नहीं बदलता है, उसको बोलेंगे डीसी करंट अर्थात दिष्ट धारा। ये धारा बैटरी, सेल, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है। जो डीसी होती है वो बैटरी से प्राप्त की जाती है, सेल से प्राप्त की जाती है अथवा जनरेटर से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग देखते हैं, यानी यूज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है, बैटरी चार्जिंग में इसका यूज होता है, और आर्क वेल्डिंग में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। पहला, बैटरी के चार्जिंग में, जो हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, तो डीसी का यूज करते हैं। अर्थात जो बैटरी होता है, बैटरी में कौन सी करंट होती है, तो डीसी होती है। ठीक है, तो बैटरी के चार्जिंग में हम डीसी को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डीसी को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन। जब किसी इलेक्ट्रॉन की चादर किसी दूसरी धातु पर चढ़ा दी जाए इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन रूपी चादर जब किसी दूसरी धातु पर चढ़ा दी जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अर्थात जब किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाए, किसी धातु पर, जैसे मान लीजिए एक धातु ये है और एक धातु ये है, तो हमने इस धातु पर इस धातु की ऊपर से परत चढ़ा दी, तो ये प्रक्रिया क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया। जैसे जब आप चाबी वगैरह लेते हैं तो आपको चाबी स्टार्टिंग में ऐसा लगती है कि कॉपर की है, लेकिन बाद में यूज होते होते ऐसा लगता है कि वो स्टील की है। तो उसमें क्या होता है, वो कॉपर के ऊपर से परत चढ़ा दी जाती है। तो वो जो परत चढ़ाई जाती है स्टील के ऊपर कॉपर की या किसी भी धातु की, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यही प्रक्रिया मेरी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया। यानी जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया। जैसे आप लोगों ने सोनार वगैरह को देखा होगा, ठीक है, जो चांदी होती है चांदी पे गोल्ड का परत चढ़ा दिया था, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया। तो इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में डीसी को यूज करते हैं। बैटरी चार्जिंग में, जो हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं वो उसमें भी डीसी यूज करते हैं। आर्क वेल्डिंग में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही दो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग। आपसे पूछा जाता है कि डीसी का इस्तेमाल किन उपकरणों में किया जाता है, तो बैटरी चार्जिंग में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट क्या है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है, वह प्रत्यावर्ती या अर्थात एसी धारा कहलाती है। एक ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत ना हो अर्थात वो परिवर्तित होता रहे, उसे बोला जाएगा एसी करंट या अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये एसी करंट है, इसकी जो दिशा है वो भी बार बार देखिए बदल रही, ऊपर और नीचे हो रही है,
और इसकी जो धारा है वो भी बदल रही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर पाई है, पाई धारा है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा बह रही है। जैसे यहाँ पे पाई एम्पियर की धारा बह रही है तो यहाँ पे 2 पाई एम्पियर की, और यहाँ पे 3 पाई एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसकी धारा भी बदल रही है और इसकी दिशा भी बदल रही है। तो हमने क्या देखा एसी करंट में कि एक ऐसी विद्युत धारा जिसकी धारा का मान भी बदल रहा हो समय समय पे और उसकी दिशा भी समय समय पे बदल रही है, तो ऐसी धारा को क्या कहा जाएगा, एसी या फिर प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, ऐसी करंट को। ठीक, यह धारा अल्टरनेटर एसी जनित्र से प्राप्त होती है। यह धारा जो होती है एसी किससे प्राप्त होती है, अल्टरनेटर से प्राप्त होती है, यानी एसी जनरेटर से प्राप्त होती है। तो जनरेटर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, जैसे जनरेटर हमारे 2 होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्टर होती है। एसी क्या होती है, एसी जनरेटर क्या होता है, अल्टर होता है, इसलिए हम इसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो जनरेटर हमारे को कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के, तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा यानी ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है, वह प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी कहलाती है। यह धारा अल्टरनेटर जनित्र यानी एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है, एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आइए इसका यूज देख लेते हैं। घरेलू उपयोग में, औद्योगिक क्षेत्र में जो एसी का यूज़ होता है, एसी करंट का यूज़ होता है, घरों में हमारे जो घरों में सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है, और जो इंडस्ट्री वगैरह होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में अर्थात जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे भी एसी का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ है, प्रकाश उष्मा ठंडक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों में भी, इन सबों में भी एसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रकाश उष्मा के लिए, ठीक है, एसी इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप बल्ब जलाने के लिए भी आप एसी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठंडक यांत्रिक ऊर्जा, जैसे आप कोई एक ऐसा यंत्र, कोई एक ऐसा उपकरण जो ठंडा करने वाला हो, जैसे कि आप कूलर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारी चीज़ें क्या है, ठंडी करने वाली चीज़ें, तो इनमें भी हम एसी का यूज़ या इनमें भी हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने, घरेलू उपयोग में और औद्योगिक क्षेत्र में। एसी का यूज़ कहाँ होता है, घरेलू उपयोग यानी डोमेस्टिक, और औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है एसी का। ठीक है, आइए एसी तथा डीसी में कुछ अंतर देख लेते हैं। एसी और डीसी में कुछ अंतर देख लेते हैं। हमने ये एसी का सिंबल बनाया, फिगर बनाया है, और डीसी करंट के लिए बनाया है। आइए कुछ इनमें अंतर देख लेते हैं, एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंट होता है। पहला पॉइंट है, एसी के साथ विद्युत लेपन तथा बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का सेंस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो भी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी एक धातु के ऊपर जो दूसरी धातु की चादर चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया। तो एसी करंट से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, और न ही इससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एसी करंट से हम ना तो बैटरी चार्ज कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। जबकि डीसी की सहायता से विद्युत लेपन तथा बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। हमने देखा कि डीसी की सहायता अर्थात डायरेक्ट करंट से हम क्या करते हैं, बैटरी भी चार्ज करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया भी करते हैं। या अर्थात एसी से ना तो हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं, जबकि डीसी से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्ज दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है। यानी एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, अर्थात ऊर्जा का क्षरण या ऊर्जा का क्षय बहुत कम मात्रा में होता है। जबकि डीसी में ऐसी स्थिति नहीं होती है। डीसी को हम बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रासमेंट या फिर ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा का क्षरण बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूर दूर तक जाते, बहुत दूर तक अगर डीसी को हम भेजेंगे तो बहुत दूर तक जाने के क्रम में इसकी जो वोल्टेज होगी, इसका जो वोल्टेज होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी को हम बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसी को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो क्षय होता है बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि डीसी में ऊर्जा का क्षय बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं होता, जबकि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है। यहाँ है कि डीसी
को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्षय अधिक होता है। अभी आपको मैंने बताया कि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्षरण बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इसकी दिशा भी देख रहे हैं अप डाउन हो रही है, यानी इसकी दिशा भी बदल रही है, इसका परिमाण भी, परिमाण यानी यहाँ पे अगर कुछ धारा, यहाँ पे कुछ धारा, यहाँ पे कुछ धारा, तो इसमें दिशा और परिमाण भी बदल रही है, जबकि इसकी दिशा और परिमाण कोई भी नहीं बदल रही है। ना तो दिशा बदल रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, ना तो इसका परिमाण, जो करंट इसमें जा रही है वो करंट बराबर जा रही है, उतने ही एम्पियर की करंट जा रही है। तो इसकी ना तो दिशा बदल रही है ना परिमाण बदल रहा है, जबकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों बदल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, जबकि इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसमें परिवर्तन की छूट ±3% होती है। जो इसकी आवृत्ति होती है, एसी करंट की जो आवृत्ति अर्थात जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, और इसमें ±3% की छूट होती है। जो एसी करंट होती है, एसी में ±3% की छूट होती है और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, जबकि इसकी आवृत्ति नहीं होती। इसकी आवृत्ति होती है, देख रहे हैं कि ऊपर डाउन, ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है, तो जो चीज़ ऊपर नीचे कर रही है उसकी आवृत्ति होगी, लेकिन जो चीज़ ऊपर नीचे कर ही नहीं रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसकी आवृत्ति नहीं होगी। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, अर्थात 0 हो जाएगी। जबकि एसी की कितनी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। डीसी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। डीसी का औसत मान देखा आपने, एसी का 50 हर्ट्ज होती है जबकि डीसी की 0 हर्ट्ज होती है, क्योंकि ये ऊपर नीचे चलती थी तो आवृत्ति होगी, जब ये ऊपर नीचे कर ही नहीं रहा है तो इसकी आवृत्ति नहीं होगी, अर्थात 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 या 0 होता है। ये एक चक्र के लिए, जैसे यहां से करंट चली, यहां से ये चली, यहां चली, और फिर यहां से चली, ये यहां चली, तो एक चक्कर के लिए, जैसे मान लीजिए ये जो है, अगर इसकी ऊंचाई मान के चलते हम, अगर ये +5 है और ये इसकी जो ये नीचे जो जितनी नीचे गहराई में गई है तो -5 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा +5 ऊपर है, -5 नीचे है। मान लीजिए +5 मीटर ऊपर गई है इसकी वेवलेंथ और -5 मीटर नीचे गई है, तो औसत मान कैसे निकालते हैं? इसका औसत मान +5 यानी 5 दोनों को जोड़ देंगे, 5 + -5 अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं औसत में निकालने के लिए। यहाँ हो जाएगा 5 ± -/2 कितना हो जाएगा? 0। देखा हमने, तो वही यहाँ पे कि एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 अर्थात 0 होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 अर्थात 0 होता है, जबकि इसमें देखते हैं डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है। जो डीसी करंट होते हैं इसका मूल मान के बराबर, जो डीसी का औसत मान होता है ये इसका औसत मान मूल मान के बराबर होता है। मान चलते हम ये ले लेते हैं, ये +5, ये +5, ये प्लस का चल रहा है, तो हमने इसका औसत मान निकाला, तो 5 + 5 अपॉन 2 यानी 10/2 बराबर कितना आया? 5 हर्ट्ज आया। तो हमने देखा कि इसका औसत मान कितना आया था? 0 आ रहा है, जबकि इसका औसत मान 5 आ रहा है। 5 कितना है? इसका मूल मान है। ठीक है, तो एसी का औसत मान 0 होता है, जबकि डीसी का औसत मान उसके मूल मान के बराबर होता है। आइए आगे देखते हैं। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर तथा वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इसमें एसी का मान 0 ज्ञात होता है। हम लोग विद्युत धारा के अभी प्रभाव पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। तो उनमें से एक हो तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर, उसी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता है। जो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर होगा उससे एसी करंट को हम नहीं माप सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर तथा वोल्टमीटर से हम डीसी को मापा जा सकता है,
आमीटर और वोल्ट मीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता है, जबकि आमीटर और वोल्ट मीटर से डीसी को जरूर मापा जा सकता है, जो उसका वास्तविक मान दर्शाता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसमें एसी का मान शून्य होता है, क्योंकि इसमें एसी का मान शून्य होता है, लेकिन वहाँ पे उसका वास्तविक मान होता है, भी हमने आपको दिखाया है। इसकी आवृत्ति 0 होती है और उसका वास्तविक मान मूल मान के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एसी को मापने के लिए तप्त तार यानी रेड हॉट वायर यानी अमीटर का प्रयोग होता है। एसी को मापने के लिए हम लोग तप्त तार या रेड हॉट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है तप्त तार यानी रेड हॉट वायर एवं अमीटर से डीसी भी मापा जाता है। यानी जो तप्त तार होगी उससे हम एसी और डीसी दोनों को माप सकते हैं। यानी दो तप्त तार होगी, तप्त तार से हम केवल और केवल एसी को माप सकते हैं, डीसी को नहीं माप सकते हैं, जबकि तप्त तार से हम एसी और डीसी दोनों को माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तप्त तार रेड हॉट वायर एवं अमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसी को मापने के लिए तप्त तार रेड हॉट वायर अमीटर का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे एसी और डीसी दोनों मापा जा सकता है। ठीक है, हमने देखा कि एसी को मापने के लिए तप्त तार यानी अमीटर का प्रयोग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं तप्त तार एवं अमीटर से डीसी भी मापा जाता है, यानी तप्त तार से एसी और डीसी दोनों को मापा जाता है। हमने देखा तप्त तार या रेड हॉट वायर से हम एसी और डीसी दोनों को मापा सकते हैं। तो तप्त तार क्या है, यानी रेड हॉट वायर से क्या मापा जा सकता है, एसी और डीसी दोनों करंट को मापा जा सकता है, जो उसके आरएमएस मान को दर्शाता है। यानी जो तप्त तार होगी उससे हम एसी और डीसी दोनों को माप सकते हैं, जो उसके आरएमएस मान को दर्शाती। आरएमएस क्या है हम आगे देख लेंगे। एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि जो बैटरी होती है तो बैटरी में कौन सी धारा होती है, कौन सी करंट होती है, तो डीसी होती है। एसी को हम नहीं स्टोर कर सकते हैं, एसी को हम नहीं स्टोर कर सकते हैं, जबकि डीसी को स्टोर किया जा सकता है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी में कौन सी करंट होती है, वो डीसी होती है। तो एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि डीसी को स्टोर किया जा सकता है। एसी को किसी भी तरीके से स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि डीसी को हम बैटरी रूप में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे है डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। हमने देखा कि एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते अर्थात बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी बैटरी नहीं किसी भी चीज़ में स्टोर नहीं कर सकते हैं एसी को, जबकि डीसी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। एसी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, लेकिन डीसी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं। डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। एसी के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जबकि डीसी के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं। अगला है एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड तथा रेक्टिफायर, जिसे हम हिंदू में रिजुकारी भी बोलते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए डायोड या फिर रेक्टिफायर जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए और डीसी से एसी में बदलने के लिए किन किन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग डायोड का भी प्रयोग करते हैं और रेक्टिफायर का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में रिजुकारी भी बोलते हैं। जबकि डीसी से एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। आप लोग अपने घरों में इन्वर्टर यूज़ करते होंगे, तो इन्वर्टर क्या करती है, इन्वर्टर में पहले कौन सी करंट आती है, तो एसी आती है। आप हमारे घरों में कौन सी सप्लाई होती है, तो एसी होती है। एसी सप्लाई कहाँ जाती है, इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर से वो कहाँ जाती है, बैटरी में। तो बैटरी में वो क्या होती है, किस रूप में संचित होती है, स्टोर होता है, तो वो डीसी रूप में। लाइट कट जाने के बाद वो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से डीसी को अपने पास लेता है और उस डीसी को कन्वर्ट करके किस रूप में, एसी रूप में बाहर, यानी फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फैन वगैरह या टीवी वगैरह वहाँ तक वो पहुँचाता है। तो इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके भेजना। यानी इन्वर्टर का काम क्या है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देना, जबकि रेक्टिफायर या फिर डायोड का काम है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड तथा रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, इसे हम रिजुकारी भी बोलते हैं। जबकि यहाँ पे डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड और रेक्टिफायर जैसे यंत्रों का यूज़ किया जाता है, जबकि डीसी से एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव ये टॉपिक है, ठीक है, हेडिंग है। जगह कम पड़ने की वजह से हमने यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट कर दी है।
तो विद्युत धारा का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव। तो हम समझ लेते हैं कि विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, एक होता है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव दैट मीन्स केमिकल इफेक्ट। ऊष्मीय प्रभाव अर्थात जब विद्युत धारा हम देंगे तो उसमें ऊष्मा जनरेट हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव। तो जब विद्युत धारा देने पे वो ऊष्मा जनरेट करती है तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव। तो जब विद्युत धारा देने पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है उसे बोलेंगे चुंबकीय प्रभाव। लेकिन जब हम विद्युत धारा देने पे केमिकल इफेक्ट जनरेट करें तो उसे बोलेंगे रासायनिक प्रभाव। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव, पहला प्रकार ऊष्मीय प्रभाव। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रभाव होते हैं। पहला है ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट तथा है रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा देने पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो तो ऊष्मीय प्रभाव, जब विद्युत धारा देने पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो तो चुंबकीय प्रभाव, लेकिन और जब विद्युत धारा देने पे केमिकल इफेक्ट जनरेट हो तो उसे बोलेंगे रासायनिक प्रभाव। ठीक है, आइए पहला पॉइंट देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। इसकी खोज जूल ने की थी। इसकी खोज यानी ऊष्मीय प्रभाव को, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को किसने खोजा था? जूल ने। जूल को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। इसकी खोज जूल ने की थी, इसलिए इसे हम जूल का प्रभाव भी कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव को हम जूल के प्रभाव के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसे जूल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, के नाम से भी जानते हैं। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव के अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी चीज़ में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और वो ऊष्मा जनरेट करती है तो क्या कौन सा प्रभाव होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो वही है, इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात ऊष्मा जनरेट होती है, तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका फार्मूला होता है H=I²RT। आई इसको देख लेते हैं, फार्मूला क्या कह रहा है कि H=I²RT। ये पहला फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का ये फार्मूला है। इसको देखिए हम और सिंप्लीफाई करते हैं जरा सा। H बराबर ये I² है, I² को हम I लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे R/T भी लिख सकते हैं। इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। ओम का नियम हमने पढ़ा है, V बराबर IR। तो यहाँ पे I है, तो यहाँ पे हम I का मान अगर निकालना चाहें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। और फिर यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? V/I। आइए इन दोनों फार्मूलों को हम इनमें कैसे पुट करते हैं देखते हैं। ये I है तो I के बराबर हम क्या सकते हैं? इस I के बराबर क्या होता है? V/R। तो इस I के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे V/R लिख सकते हैं, गुणे ये फिर यहाँ पे I है तो इस I के बदले फिर से हम ये लिख सकते हैं V/R × RT। हम इसको क्या लिख सकते हैं? H बराबर क्या आया? V² R² और RT। अब इस R से यहाँ पे 1 R है, यहाँ पे 2 R है, तो 2 R से 1 R हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा हमारा? V² बटा R और यहाँ पे बचा T। तो ये हमारा बन गया दूसरा फार्मूला। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का एक फार्मूला ये भी होता है, यानी H बराबर V²/RT होता है। ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। आइए कुछ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और तीसरा फार्मूला जनरेट करते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा, ये क्या था? H बराबर I² होता है। हम यहाँ पे H बराबर I² होता है, तो H बराबर IR को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे I फिर से तोड़ देते हैं, I × R × T। तो इसको हमने ये तोड़ दिया, इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो H बराबर एक I और एक R को अलग कर लेते हैं। हमने यहाँ से एक IR को अलग कर लिया, तो ये I बचा और यहाँ पे I × R। तो हमने देखा कि ओम का नियम क्या कहता है? V=IR होता है। तो IR, ये IR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। इस V की जगह, इस IR की जगह हम V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया V
इस आई आर के बदले हमने ले लिया एक v और एक i पहले से है और यहाँ पे t बचा, तो v इंटू आई इंटू टी, तो एच इक्वल टू हो गया वी आई टी। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित। ठीक है, तो जहां पे तो ये होगा हमारा तीसरा फार्मूला, पहला, दूसरा और तीसरा। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी, एच स्क्वायर बराबर सॉरी एच बराबर वी आई टी। तो जहां पे जिस फॉर्म में जैसा पूछे आप उसको कर सकते हैं। अगर आई आर टी के फॉर्म में पूछे तो ये फार्मूला लगाना है, वी आर टी के फॉर्म में पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाना है, और वी आई टी के फॉर्म में पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। मित्रों, अगर आपको हमारी क्लासेस और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारी क्लासेस को, हमारी वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर नहीं पसंद आती हमारी क्लासेस तो आप डिसलाइक भी जरूर करें, और अपनी किसी भी क्वेरी और समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपकी किसी भी समस्या का निवारण मैं अगली वीडियोज़ में ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।